हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, हम साइंस में चैप्टर नंबर 5 चल रहे हैं, जो कि कौन सा है, दैनिक जीवन में रसायन। और आज जो है उसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर है आपके 7 नंबर का है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके 9 नंबर का। ठीक है दोस्तों, हमारे जो निखिल शर्मा जी है उन्होंने बताया कि यह 9 नंबर का है, और हमने भी चेक किया तो यह जो है वो चैप्टर 9 नंबर का है। तो इसीलिए जो है आपको जो है और भी इसे जो है वो ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हमने 2 लेक्चर जो हुए हैं, उन 2 लेक्चरों में अब तक जो है वो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, क्रिस्टलीय जल क्या होता है, इसके बाद अम्लों और क्षारों की अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी, उन सब के बारे में जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो है हम इसके आगे कंटिन्यूस करते हैं। अब देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अब हम जो है इनके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ते हैं, अम्लों और क्षारों के। ठीक है, तो अब वो क्या है सामान्य गुण, वो देखते हैं। देखिए साथियों, तो अब हम जो है वो अम्लों और क्षारों के गुण पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब अम्लों और क्षारों के गुण क्या है उसको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला गुण यह है कि अम्ल जो है, ये गुण जो आपको याद है कि अम्ल जो है ना वो नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। तो यदि गुण के बारे में आपको बोल ले तो यह जो है पहला गुण तो आपको याद ही है और आप आराम से लिख लोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा गुण जो है ना ऑटोमेटिक सबसे लास्ट में आ जाइए। क्या है, देखिए कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ये भी जो है आपको पता है। तो गुण के बारे में पूछ लिया तो 2 गुण तो जो है आपको मुंह पर ही याद है, इसका तो जो है आप कभी भूलोगे नहीं। अब जो है और भी आगे बढ़ते हैं और सभी को याद करते हैं। देखिए इसके बाद जो क्या लिखा हुआ है कि जो सभी अम्ल होते हैं ना, वो सभी अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या याद रखोगे कि जो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके, किसके साथ, धातु के साथ क्रिया करके जो है वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले किसका ले, हाइड्रोजन सल्फेट का। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यह जो है वो जिंक के साथ क्रिया करके हमें जो है क्या देगा, जिंक सल्फेट। यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, यदि आपने 9 में पढ़ रखा है तो जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन की जगह जिंक आ जाएगा। ठीक है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, और यही कारण है, देखिए दोस्तों यही कारण है ना कि हम जैसे कि हमेशा आचार वगैरह हो गए, जितनी भी खट्टी चीज़ें ना, उन सभी खट्टी चीज़ों में क्या होता है, अम्ल। तो हम खट्टी चीज़ों को लोहे वाले जो बर्तन होते हैं या फिर धातु के जो बर्तन होते हैं ना, उन धातु के बर्तन में रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जो खट्टी चीज़, जो अम्ल वाली चीज़ है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है और साथ ही साथ लवण बना लेती है, जो कि क्या होता है, विषैला होता है, जिससे खाने को जो है हमें, जिसको खाने से हमें नुकसान हो सकता है। तो आप याद रखना कि हम जो है वो खट्टी चीज़ों को धातु के साथ, धातु में क्यों नहीं रखते हैं, स्टोर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि खट्टी चीज़ें जो है वो धातु के से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बना लेता है, जो कि क्या होता है, विषैला होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको याद आएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है इसी में एक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आपको कई क्वेश्चन में पूछ ले कि जो जिंक है ना, वो जिंक, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन जिंक एक ऐसा धातु है जो है ना अम्ल, जो आपके क्या बोल रहे क्षार है ना, उन क्षारों के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। सिर्फ जिंक, बाकी कोई धातु नहीं, सिर्फ जिंक जो है ना वो क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, बाकी किसी के साथ जो है, बाकी कोई धातु क्षार के साथ अभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, इसे भी जो है आप लिख लीजिए। इसके बाद हम तीसरा गुण देखें तो जो अम्ल है ना वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाएंगे। देखिए ये दोस्तों जो है आप दोनों अच्छे से पढ़ना, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ, कौन सा ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और जो आपके क्षार है ना वो अधातु ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड इज इक्वल टू, ये जो क्या देते हैं हमें, लवण और जल। इसी के साथ धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जो है वो हमें क्या देंगे, आपको लवण और जल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपको अभिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो आपको याद तो रहेगी नहीं एग्जाम तक, तो इससे अच्छा आप यही लिख लो, इससे जो आपको नंबर कटने वाले है नहीं। ठीक है, अब ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है आपको
बोला जाता है कि जो आपका धातु ऑक्साइड है ना वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आपको जो स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु ऑक्साइड जो है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। तो इसका कारण क्या, देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को याद कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, धातु ऑक्साइड और अम्ल ये आपस में क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हो रही है। इसका मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो अम्ल है ना, अब अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, क्षार। और क्षार जो है इसके यहाँ पे क्या, धातु ऑक्साइड। इसलिए हम कहते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है ना वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्षार के साथ जो है वो अधातु ऑक्साइड क्या बनाता है, हमें अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण और जल। और लवण और जल बनना एक तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे क्षार है, तो क्षार के साथ क्या होना चाहिए, अम्ल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अम्ल की जगह क्या है, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो अधातु जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इनके साथ जो है ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वैसे जो है आपको लिखने की, यदि आप लिखते हो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं लिखते तो आपको जो है सेम नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जो है ये वहाँ जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद जो है आपके 4 गुण हो गए। ठीक है, अब 5वां गुण देखते हैं। 5वां गुण जो है वो क्या होता है कि जो जितने भी अम्ल और क्षार है ना वो जो आपका विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। ये जो है आप याद रखना, जितने भी अम्ल और क्षारों के विलयन हो गए, जैसे कि मान लीजिए आपने नींबू ले लिया। ठीक है, नींबू का रस पानी में मिला लिया। अब ये नींबू का रस जो है ना जो पानी में मिलाया है ये जो है क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, किसका, विद्युत का सुचालक होता है। और अम्ल का हो या क्षारों के, दोनों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग जो है हम क्या कहा करते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं ना, उन वैद्युत अपघट्यों में इनका उपयोग जो है हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट का गुण जो है, छठा गुण अम्ल और क्षारों के क्या है कि अम्ल और क्षार जो है आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। सिंपल से है, 6 के 6 गुण आपको याद हो जाएंगे। 2 गुण तो आपको याद है कि अम्ल नीले लिटमस पत्तों को नीले को लाल और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। इसके बाद अम्ल और क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, 2 याद हो गए। इसके बाद धातु जो है वो किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करके या फिर अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, 3 हो गए। इसके बाद विद्युत और जो अम्ल और क्षार के विलयन जो होते हैं ना वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 हो गए। इसके बाद 2 ये है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल, और जो क्षार है वो अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। तो ये जो है आपके अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण 6 के 6 गुण हैं, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम अम्ल, क्षार और जो लवण पड़े हैं ना उनके हमारी डेली लाइफ में उपयोग क्या है, उन उपयोग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम जो है वो अम्लों, क्षारों और लवणों के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उन उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो अम्लों के उपयोग हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अम्लों के उपयोग की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट आपको बता रखा है। देखिए, अम्ल जो खनिज के रूप में जो अम्ल मिलते हैं तो उन खनिज अम्लों का जो है हम क्या करते हैं, खनिज अम्ल जो है वो क्या करते हैं, उद्योग धंधों जो होती है ना उनमें औषधि, पेंट और जो आपको उर्वरक बनाते होते हैं ना उसमें काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो खनिज अम्ल है उनका उपयोग क्या होता है, उद्योगों में औषधि, पेंट और उर्वरक बनाने में इन खनिज अम्लों का हम उपयोग लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा उपयोग क्या है, जो आपका HCl है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस HCl का उद्योग धंधों में जो आपके बॉयलर होते हैं ना, बॉयलर जो बड़े बड़े पानी के टैंकियों को गर्म करते हैं, उसके साथ साथ सिंक और जो सैनिटरी होते हैं ना उनको साफ करने में। देखिए, मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। हम सभी के घर में बाथरूम वगैरह तो होती है, तो उन बाथरूम को साफ करने के लिए जो हम एसिड लाते हैं ना, जिसे हम एसिड की बोतल कहते हैं, पीली पीली बोतल आती है, वो क्या होता है, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जिस तरीके से जो बाथरूम को साफ करते हैं, बाथरूम को हम बोलते हैं सैनिटरी। तो सैनिटरी और सिंक और जो बॉयलर, जितने भी सफाई वाले काम है ना, गंदगी को हटाने वाले काम, वो जो है क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम भी जो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप जो बाथरूम है उसको याद रखना, सिंक और सैनिटरी। ठीक है, इसके साथ बॉयलर को अंदर से साफ करने में, ये हो गया आपका दूसरा उपयोग। इसके साथ हम तीसरे उपयोग की बात करें तो जो HNO3 है इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये आप याद रखना। तो जो नाइट्रिक अम्ल है ना, इसके उपयोग हम उर्वरक बनाने में करते हैं। जो उर्वरक होता है ना, जो हम मिट्टी में खेतों में डालते हैं जिससे जो है मिट्टी उपजाऊ बनती है, तो
वो उर्वरक बनाने में, साथ ही साथ सोने और चांदी के जो गहने होते हैं ना उनको जो है ये साफ़ करने में बहुत ही काम आता है। जो नाइट्रिक एसिड है ना इसका सबसे मेन जो है फेमस जो है ये सोने और चांदी को साफ़ कर, जो सोने चांदी के जितने भी गहने होते हैं ना उनको साफ़ करने का इसमें जो गुण पाया जाता है ना उसी की वजह से ये है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है इसके हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल तो इन 3 उपयोग को जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका एक सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो कि क्या है आपका एक्वा रेजिया या फिर हम जिसे बोलते हैं अम्लरज। अब एक्वा रेजिया या अम्लरज क्या होता है ये आपको देखा होगा। देखिए होता क्या है कि आपका एक्वा रेजिया अम्लरज में 2 चीज़ होती है, एक तो HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं और एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं। तो होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनको जो है अनुपात में हम लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक जो आपका नाइट्रिक अम्ल है ना उसका तो 1 भाग और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना इसका 3वां भाग। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आप 3 भाग और जो आपका नाइट्रिक अम्ल है इसका 1 भाग जब आप मिलाओगे ना तब आपका क्या बनता है एक्वा रेजिया या अम्लरज बनता है। और इस अम्लरज की सबसे खास बात है कि यह सोने और चांदी जैसे मजबूत धातु जो होती है ना उनको भी जो है आसानी से गला देते हैं। ठीक है, ये जो है इनका मोस्ट गुण है, इसकी वजह से ये फेमस है, बहुत ही आपका फेमस है एक्वा रेजिया या अम्लरज। लगभग एग्जाम में पूछे थे तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक्वा रेजिया या अम्लरज आता है। और इसकी क्या खासियत है कि यह जो है वो सोने और चांदी के गहनों को गला देने की ताकत रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम लास्ट में पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से फलों का राजा आम है उसी तरीके से अम्लों का राजा आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला जो है वो क्या है H2SO4। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हम इसे बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है ना वो बैटरी में, देखिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो आपके घर में इन्वर्टर आते हैं ना उन इन्वर्टर और बहुत सी ऐसी बैटरी होती है जो ट्रकों में होती है, उनमें जो है किसका उपयोग होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का। जितने भी बैटरी हो गई, सेल हो गई, इनमें जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े उद्योग भी जो होते हैं ना उनमें भी जो है बड़े बड़े लेवल की जो बैटरी होती है ना उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं और इसका उपयोग जो है हम सेल बैटरी जो होते हैं उसमें तथा उद्योगों में बड़े लेवल पर काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपके अम्लों के उपयोग। अब जो हम आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं क्षारों के उपयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, अम्ल के उपयोग तो हो गए, अब हम क्षारों के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्षारों के उपयोग की बात करें ना तो सबसे पहला उपयोग है आपका साबुन अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक दोनों अलग अलग चीज़ें, एक तो होते हैं साबुन और एक होते हैं अपमार्जक। साबुन में हम नहाने का साबुन जैसे कि एक एग्जांपल ले, और अपमार्जक आप समझ सकते हो कि शैम्पू। ठीक है, तो साबुन अपमार्जक कागज़ और वस्त्र उद्योगों में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं NaOH। ठीक है, अब जो NaOH है ना इसको जो है इसका उपयोग जो है कहाँ का आता है, साबुन अपमार्जक हो गए, और जो वस्तु और जो कागज उद्योग है ना उसमें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका क्षार है। हम क्षारों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। इसे हम क्या कहते हैं, देखो Ca को बोलते हैं कैल्शियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है हम कहाँ पर करते हैं, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। मतलब होता क्या है कि जब हम किसी खेत में ज़्यादा बार कोई एक फसल बो देते हैं ना तो उसकी जो है अम्लता बढ़ जाती है या फिर अम्लीय व्यवस्था हो जाती है, उसकी वजह से भी मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। तो उस मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी जो है आप अच्छे से याद रखना, ये आपका दूसरा जो है उपयोग है क्षारों के उपयोग के बारे में। अब हम बात करते हैं MgOH2। देखिए Mg को हम बोलते हैं मैग्नीशियम और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं ना उससे कोई मतलब नहीं होता, नाम तो वही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो है एक फेमस नाम है जो कि क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह जो है ये भी आपका को भी फेमस है, ये भी जो है एग्जाम में आपको कई बार पूछ लेता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है वो यूज़ किया है। देखिए सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम बात करते हैं, इसकी pH जो है ना वो कितनी होती है 11। इसकी pH क्या
ये है किस तरीके से पीएच वगैरह होती है उसको जो है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना आप कि इसकी पीएच इसके ऊपर ही लिख लीजिए, इसकी पीएच जो है वो कितनी होती है 11। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहता है, ये क्या काम आती है पता है कि जब भी आपको या आपके पिताजी को कभी गैस हो जाता है ना, तो उस गैस की जब आपके पिताजी गोली लेने जाते हैं, कोई भी दवाई लेने जाती है ना, तो उस दवाई में जो है ना इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका उपयोग पेट की अम्लता और कब्ज, मतलब पेट में जब भी एसिडिटी हो जाती है या कब्ज हो जाता है ना, तो उसको दूर करने के लिए जो एंटी एसिड आते हैं, मतलब पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जितने भी गोली आते हैं ना उसको हम एंटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, एंटी एसिड कोई गोली का नाम नहीं है, मतलब ऐसे इस तरीके से बोल रहे कि जितने भी पेट की अम्लता या एसिडिटी को दूर करने वाली जितनी भी दवाई आती है ना, उन दवाइयों को हम एंटी एसिड बोलते हैं। तो उन एंटी एसिड में किसका उपयोग होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है दोस्तों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पीएच 11 है, और इसका उपयोग क्या होता है कि पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने के लिए जो एंटी एसिड आते हैं ना, उस एंटी एसिड को हम उस एंटी एसिड में इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका तीसरा इस क्षार का उपयोग। तो इस क्षार के 3 उपयोग है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, इन तीनों उपयोग को जो है आप लिख लीजिए और जो इसको याद कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको बेसिकली आपको याद ही करना है। ये 5वें चैप्टर में 50% समझने का है और 50% आपको याद रखने का है, तो याद भी इसमें रखना है और समझना भी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, और यदि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है वो आपके लिए जो आपके नोट्स है इस चैप्टर के सेम इसके जैसे ही है, वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि नहीं आ गए हैं तो 1-2 दिन में आ जाएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लवणों के उपयोग की। फिर जो लवण होते हैं ना उनके क्या उपयोग है। ठीक है दोस्तों, लवण के क्या उपयोग है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला लिखा हुआ है Ca का मतलब कैल्शियम, और CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो क्या है? एक तरीके का संगमरमर है। कैल्शियम का संगमरमर का रासायनिक नाम ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के रूप में संगमरमर के रूप में फर्श बनाने, मतलब जितने भी हम हमारे घर में जो फर्श वाली जो लादियाँ बिछाते हैं ना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो संगमरमर के रूप में लादियाँ बनाने, धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में। धातु कर्म मतलब एक धातु को निकालने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, साइंस में बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे मतलब 11th में। तो धातु कर्म में जो लोहे को निकालने के लिए जो है ना हम किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये भी जो है आप याद रखना। और साथ ही साथ जो सीमेंट होता है ना उस सीमेंट को बनाने में भी जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखोगे आप कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में संगमरमर के फर्श बनाने में, ठीक है, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने, साथ साथ धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण और साथ ही सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ Ag को बोलते हैं Ag, सिल्वर का रासायनिक नाम है Ag, या फिर केमिकल नेम बोल सकते हैं, या फिर IUPAC भी नेम बोल सकते हैं। तो सिल्वर Ag सिल्वर नाइट्रेट, HNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है ना, जो फोटोग्राफी होती है ना उस फोटोग्राफी में इस सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसको भी जो आप याद रखना, क्योंकि कई ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं ना वो आपको 1 नंबर में पूछ लेते हैं। और जो है हमें थोड़ी बहुत शायद खबर मिली है कि इस साल हो सकता है, देखिए पूरी उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो बोर्ड का पेपर आएगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आएंगे, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं सवाल, क्योंकि इस साल जो है आपको पढ़ाई कम हुई है, इसी की वजह से आपको मौका भी है और जो है आप खूब अच्छे से तैयारी भी करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये हो सकता है कि आपको जो है ना मतलब कोई बीच में से कोई जैसे कि ऐसे ये जो है आपको सेंटेंस कहीं पूछ ले कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो फोटोग्राफी में जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको पढ़ना है। यहाँ पे एग्जाम की जो भी खबर होगी हम जो है आपको देते रहेंगे। इसके बाद हम बात करें तीसरा जो उपयोग है इस लवण का, तो वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम जो नाइट्रेट है ना उसका उपयोग जो है वो उर्वरक बनाने में और साथ ही साथ विस्फोटक जो बम वगैरह होते हैं ना उनको बनाने में भी अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपके अम्लों, क्षारों और लवणों के उपयोग। बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है, एक बार लिखना है, दिन में 1-2 बार पढ़ना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे 2-1 दिन में। ठीक है दोस्तों, और यदि आपके पास जज्बा है तो 1 दिन में याद कर लीजिए, आपका जो है साथ चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन याद होने
देखिए दोस्तों, एक तो होता है याद करना और एक होता है याद रखना, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। याद तो आपको हो जाएगा, आप इसको आधे घंटे पढ़ोगे आपको याद हो गया, लेकिन इसको याद रखना जो है ना वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और याद रखने के लिए टाइम टू टाइम आपको रिविजन करना होता है। बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं तो जो है वो 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं तो 20 में से मुझे तो 16-17 चैप्टर पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए का मतलब नहीं है, आपको कितने आते हैं, याद कितने, ये मैटर करेगा। इसलिए साथ साथ जो है आप अपना रिविजन भी करते रहिए। तो अब ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको जो है आज बहुत कुछ पढ़ा लिया है, आप जो है इसे आज के लिए याद कर लो। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका पीएच स्केल वाला है। पीएच स्केल को हम अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपका फर्स्ट टॉपिक पीएच स्केल ही होगा। तो आप इस वीडियो को, जो इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके बाद पीएच स्केल को हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको जो है आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, और अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।